अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि आज नेशनल असेंबली में क्या हुआ, आपको एक बुरी खबर देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और पेमरा के साबिक चेयरमैन जनाब अबसार आलम के ऊपर कुछ ही देर पहले एक कातिलाना हमला हुआ है। इस वक्त वो जो है बिल्कुल महफूज हैं, इस तरीके से कि वो खतरे से बाहर हैं, मगर ये जो कातिलाना हमला है उनके घर के करीब हुआ। अब उनको अस्पताल लेके गए हैं और अस्पताल जाते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अबसार आलम साबिक चेयरमैन वाक कर रहा था, मेरे पेट पे पस्सी में लगी है। बस आप हौसला नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मैं हौसला हार रहा हूं इंशाल्लाह। ये मेरा पैगाम है उन लोगों को मैं हौसला छोड़। नाजरीन, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम जो भी उनके कातिल हैं उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है, मगर हमने ये भी मालूम है कि आज जो मीडिया इंडेक्स आया है उसके अंदर पाकिस्तान की जो पोजीशन है अच्छी नहीं है। इसी हवाले से हमने दावत दी है राजा खुर्रम नवाज को, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला के चेयरपर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर हैं और वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी खुर्रम साहब, इसलिए बिकॉज आप हुकूमत में हैं। मुझे ये बताइए कि इस तरीके से कातलाना हमले होते रहे हैं सहाफियों के खिलाफ, मगर कभी भी उनके मुल्जमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और ये नामालूम अफराद को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अब आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि जी ये जो कातलाना हमला हुआ है और ये जो नामालूम लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अबसार भाई के ऊपर ये जो कातलाना हमला हुआ मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और उसके बाद एक और इशू भी आज असम्बली में हुआ। शाइख खान अब्बासी साहब ने असम्बली के अंदर बहुत बुरे अल्फाज कहे स्पीकर साहब को, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और इंसार अब्बासी साहब के आपको पता है वजीर दाखिला ने भी नोटिस लिया और मैं भी यही कहूंगा कि इन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए जिन्होंने भी अबसार आलम साहब के ऊपर ये हमला किया। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे। अच्छा, मगर राजा खुर्रम नवाज साहब, ये आप मुजम्मत तो करेंगे और पहले भी मुजम्मत होती रही है, मगर जब भी सहाफियों के ऊपर हमला होता है तो किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। हमारे साथ बैठे हुए कामरान मुर्तजा साहब, कामरान साहब मुझे ये बताइए कि आपने तो एक लीगल पैनल भी बनाया हुआ है सहाफियों के प्रोटेक्शन के लिए। क्या आपको लगता है कि इस केस के अंदर ये जो नामालूम अफराद है इनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या वक्त तब्दील होगा सहाफियों के लिए? देखिए, पाकिस्तान में तो कम से कम जो है ये जो नामालूम है ये अभी तक मालूम नहीं किए जा सके। बाज़ औक़ात मालूम भी होते हैं, बड़े बड़े सहाफियों पे हमले हुए, मालूम भी होता है कि किन्होंने किए या मकासद क्या थे, मगर वो मालूम नहीं हुए। ऑब्वियस रीजंस हैं उसकी। और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। ये हम जो यहाँ रहते हैं इस मुल्क में, ये हम सब की बदकिस्मती है। बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, बहुत खूबसूरत मुल्क है, मगर इसमें इस खूबसूरत मुल्क को, इस प्यारे मुल्क को यहाँ रहने वालों के लिए, यहाँ आवाज उठाने वालों के लिए, यहाँ बात करने वालों के लिए मुश्किल तर बना दिया गया है। और ये भी जो है ना हस्बे मामूल जो है ना ये नामालूम ही रहेंगे। मुझे इसमें भी कोई किसी किस्म की इंसाफ की तवक्को नहीं है। बाज़ औक़ात जब प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर किसी ऐसे जो ना किसी को ला के जो है फुलफिल व गिरफ्तार करवा दिया जाता है, वो अल्टीमेटली वो इक्विट हो जाता है क्योंकि वो बेगुनाह होता है, या उसके खिलाफ इतने जो ना वो जगह वो लूप छोड़ दिए जाते हैं कि वो अल्टीमेटली इक्विट हो जाए। तो ये इस मुल्क का अलमिया है, इस पता नहीं कब ठीक होगा। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में हो जाए, मगर वो फैज ने कहा था ना कि बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे। फरोगे गुलशन ये सोते हजार का मौसम। आपने बड़ी मायूसी की बात की। मुसद्दिक साहब, आपकी पार्टी से मुंसलिक रहे हैं अबसार आलम साहब, ये जो उनके पर हमला हुआ है उन्होंने कहा भी वीडियो के अंदर कि आप ये ना समझें कि मैं डर गया हूँ, किसी को इशारा भी दे रहे हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की भी बात हुई थी, तो आप क्या समझते हैं अगर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आ जाता है और असेंबली में पास हो जाता है तो शायद ये जो कातलाना हमले हो रहे हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, इनमें कोई रोकथाम हो? मेरे ख्याल में जी पहले तो मैं वही बात करूंगा जो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने की है।
وہ میں ایک اور فیض صاحب کا شعر ہے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، ہمیں تلاش تھی جس کی یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ یہ تو سارا کچھ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہہ ہی ڈالا ہے۔ تو بنانا ریپبلک بن گیا، آپ جا رہی ہیں، آپ محفوظ نہیں، میں جا رہا ہوں، میں محفوظ نہیں ہوں۔ ہم سارے اگلے دن کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن کسی بھی حکومت میں، صرف اس حکومت کا یہ خاصہ نہیں ہے، کسی بھی حکومت، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ صحافیوں کو پروٹیکشن نہیں فراہم کر پائی، اور یہ اشد ضروری ہے جمہوریت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحافیوں کی آواز، چونکہ آپ بھی تو حکومت میں تھے، جی اس وجہ سے کہ ابھی وہ ذکر تو کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، بول کے لب آزاد نہیں، جی ہاں انہوں نے ذکر تو کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تشدد اس قدر بڑھ چکا ہے، ہماری پالیسیز ایسی رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جان مال کسی چیز کا تحفظ تو رہا نہیں ہے۔ خود آپ دیکھ لیجئے 1980-90 کی دہائی آپ کو پوری تفصیل بتائے گی کہ ملک میں تشدد اور ملک میں اسلحہ کس طرح پھیلا ہے، ملک میں ہیروئن کس طرح پھیلی ہے۔ اب اس کو ختم کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس کو روکنا ہے، ورنہ تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب افسار عالم صاحب ایک دھیمی اپنی طبع کے آدمی ہیں، وہ کوئی ایسی شعلہ بیانی نہیں کرتے جس سے کسی کا دل دکھے یا کوئی بہت ناراضگی ہو۔ اس کے باوجود اگر وہ اپنے گھر کے پہلو میں محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچوں کی آنکھوں کے سامنے شاید کوئی دور کھڑا ہو بچہ، شاید ان کی بیگم کہیں اسی پارک واک میں ہو یا کہیں دور، اگر آپ اپنے گھر کے سامنے اسلام آباد میں پارک کے پاس محفوظ نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیے آپ اس ملک میں کہاں محفوظ ہیں؟ یعنی ہماری وہ سیف سٹی کا ایک پروگرام ہے، سیف سٹی کا ایک پروگرام ہے جس میں ہر 100 گز کے فاصلے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے بیل لینے جانا ہو نیب کے خلاف تو وہ کیمرے اس کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سٹاپ لائٹ سے دوسری سٹاپ لائٹ کے درمیان میں کہیں اترا تو نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں ڈیٹا حکومت کے پاس ہوتا ہے، راجہ صاحب کو معلوم ہوگی یہ بات، یہ نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ پیچھے سے نکلیں یا تو ہر سٹاپ لائٹ کے اوپر وہ آپ کو کیمرہ آپ کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی فضا میں سیف سٹی کے اندر کیمروں کی موجودگی کے اندر ایک صحافی کو اس بربریت کے ساتھ گولی ماری جائے؟ اور کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ راجہ صاحب یہی سوال آپ سے ہے، دیکھیں آپ قومی اسمبلی کی کمیٹی داخلہ کے چیئر پرسن ہیں، لوگ تو یہ سوال کریں گے ہی واز اے ہائی پروفائل جرنلسٹ، ہی از اے ہائی پروفائل جرنلسٹ اور پیمرا کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل سے معاملات حل ہوں گے یا حکومت اب اس حملے قاتلانہ حملے کے اوپر کیا فی الفور ایکشن لے گی؟ دیکھیں جی اس وقت تو جو فل فور ایکشن ہے وہ پولیس کے آئی جی صاحب سے بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ یہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، اور جس طرح ابھی مصدق بھائی نے بات کی ہے کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہمارے جو سیف سٹیز کے کیمرہ ہیں اس وقت ان کے اوپر بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور پوری سرچ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ حملہ کر کے کس طرف نکلیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ دیکھیں چیزیں جس طرح مصدق بھائی نے کہا اور دوسرے سینیٹر صاحب نے بھی کہا، اس وقت ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسرٹینٹی اور ویسے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، یہ صحافیوں کی بات نہیں ہے، اور بھی معاشرے کے اندر ایسے آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ راجہ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ تو حکومت میں ہیں، اگر لوگ محفوظ نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کی حکومت کے اوپر کوئی اچھے ریفلیکشن تو نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور آپ چیئر پرسن ہیں کمیٹی کے۔ دیکھیں جو کمیٹی کا کام ہے وہ جو پچھلی آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے یہ سیف سٹی کام ہی نہیں کر رہا تھا، ہمارے پاس 1800 کیمراز تھے جو پچھلے ادوار میں لگے لیکن یہ کام نہیں کر رہے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے کے سارے کیمراز اس وقت عام ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے وہ پورے معاشرے کے اندر ہے، یہ گورنمنٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، معاشرے کو بھی ہم نے سکھانی ہے یہ چیزیں، اور ہم سب لوگوں کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ جو خاص طور پہ انہوں نے بات کی کہ نامعلوم افراد بہت سارے گرفتار بھی ہوئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری کورٹس کے اندر جا کے بہت سارے لوگوں کی بیلز بھی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے پاس اس طریقے سے لوگوں کو سزائیں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن میں
पूरी उम्मीद करता हूँ और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये अबसार आलम साहब के साथ जो ये वाकया पेश आया, ये आज उनके साथ पेश आया, कल मेरे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम जरूर, गवर्नमेंट ने इस वक्त नोटिस भी लिया और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सजा भी मिलनी चाहिए। जी मुसद्दिक सर, वो आपने बड़ी अच्छी बात उठाई। मेरे ख्याल में सिंध के अंदर तो गालिबन जो प्रोटेक्शन लॉ है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ, वो गालिबन पास हो चुका है, मगर यहाँ पर वो जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ है, सहाफियों को बचाने का कानून जो है, वो पेश भी हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जा चुका है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो पास होने के लिए। तो मेरी राजा साहब से दरख्वास्त होगी, इनका माशाल्लाह काफी इन्फ्लुएंस भी है और बड़ी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, अगर ये उस बिल को पुश करवा दें तो किसी हद तक कम से कम कानून तो एक होगा। मसला तो फिर भी इन्फोर्समेंट का है। आज भी कत्ल, अगर कोई किसी को कत्ल करने की कोशिश करे या मगर कम से कम कानून तो होगा। क्यों राजा साहब, आप अपना इन्फ्लुएंस लेके इस बिल को कम से कम नेशनल असेंबली तक ला सकते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से निकाल के? इंशाल्लाह जी, अगर लॉ मिनिस्ट्री तक ये पहुंच चुका है तो वहां पे जो भी इसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट करनी है या इसको वेट करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ये जरूरी असेंबली में आएगा और ये जरूर पास भी होगा और ये इस वक्त की जरूरत भी है। मगर बड़ा अरसा हो गया कि वो उस लॉ मिनिस्ट्री से निकला नहीं। बहरहाल क्योंकि आपने बात पुलिस की और इम्प्लीमेंटेशन की, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जाहिर है कि फिर पुलिस के ऊपर ही डिपेंड करना होता है कि कैसे उसने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। मगर मैं आज आपको बता सकती हूँ कि जो कुछ नेशनल असेंबली के अंदर हुआ है उससे तमाम पुलिस एहलकार जो हैं बहुत मायूस हैं। हम आपको दिखाएंगे कि क्यों मायूस हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले कुछ दिनों में पुलिस और एक मजहबी जमात के दरमियान तसादुम के नतीजे में 1000 पुलिस एहलकार जख्मी, 2 शहीद, 7 माजूरी का शिकार हो गए, 28 पर तेजाब फेंका गया। मजहबी जमात के भी 5 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए और पूरे पाकिस्तान में 2 दिन तक निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और इस खून रेजी का नतीजा ये निकला कि आज कौमी असेंबली में सियासी जमातों ने एक दूसरे को मुसलमान होने का दर्स दिया। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने नून लीग के खिलाफ जो है तंज किया। इससे पहले तहरीके इंसाफ के एमएनए अमजद खान नियाजी ने करारदाद थी वो पेश की। सोशल मीडिया पर नाजरीन लोग पूछ रहे हैं कि अब ये ग्रोह खारजा पॉलिसी का तयन भी करेगा। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी ऑपोजिशन को करारदाद पर इतराजात थे और क्या इतराजात थे आइए आपको दिखा देते हैं। अगर ये करारदाद हुकूमत के किसी मुआहदे की रोशनी में पेश की गई है तो जनाब फिर ये हुकूमत के किसी वजीर को पेश करनी चाहिए थी। इस करारदाद के साथ वो मुआहदा भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाना चाहिए था। वजीर साहब ने कहा कि हमने जो मुआहदा किया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। पाकिस्तान की फौज के मसले, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के मसले अगर इस ऐवान के अंदर जेर बहस आ सकते हैं तो फिर किसी एक तंजीम को हम इस ऐवान के परव्यू से बाहर नहीं कर सकते। मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। नाजरीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान के अंदर नहीं आई, हमें ज्वाइन किया है चौधरी मंजूर ने। चौधरी साहब, आज आपकी जमात जो है वो ईवान के अंदर नहीं आई, इसकी क्या वजह है? और एक तरफ से आप देख रहे हैं कि जी पाबंदी लगाई जा रही है एक मजहबी जमात के ऊपर, दूसरी तरफ से जो उनके मुतालबात हैं उनके ऊपर बहस करने की करारदाद पेश की जा रही है। मेरे तो कल सारा फ्रॉड हो रहा है। ये एक करारदाद, ये क्या करारदाद है? ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? और जो मानने वाले हैं उन्होंने क्या किया है? जो लोग मरे हैं उनका खून किसके सारा है? अगर यही कुछ मानना था, यही कुछ करना था, तो फिर क्यों ऐसा ये सारा किया गया है? कहाँ पे लिखा है इसमें कि फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाए? और मैं फ्रांस को इन टोटलिटी देखता हूँ। ये जिन्होंने वो बदतमीजी की है, तौहीन रसालत की है, वो किस आजादी की बात करते हैं? जब आप करोड़ों अरबों इंसानों के जज्बात मजरू किए हैं तो ये कौन सी आजादी है?
اور پھر یہ بگڑا ہوا امیر زادہ جو میکرون ہے، یہ جو فرانس کا صدر ہے، اس کے خلاف جن کروڑوں لوگوں نے مظاہرے کیے تھے اپنی ویجز کے لیے، اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، تو میں ان کو کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ میں پورے انڈیا کو کیسے گالی دے سکتا ہوں جو جن انڈیا کے لوگوں نے کشمیر کو انیکس کرنے پہ مودی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے؟ میں اگر اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، بہت بہت شکریہ چودھری منظور صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح کے چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، یہ جو قرارداد ہے اس کے اندر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ قرارداد لائی گئی ہے، اور اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ فرانسیسی سفیر کو نکال رہے ہیں. اور کیوں آپ فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے؟ اس لیے بیکاز آپ پورے ملک کو تو نہیں آپ کر سکتے، الزام نہیں ٹھہرا سکتے جس طرح انہوں نے بتایا. دیکھیے یہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ ایک جہالت کا نمونہ آپ اس کو کہہ لیجیے. یعنی ایک کسی بھی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ معاہدہ ایک نہیں دو معاہدے کرتے ہیں، بلکہ کئی معاہدے کرتے ہیں، اور معاہدے کر کے آپ کی کمٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ، رانگلی یا رائٹلی آپ اس کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کر لیتے ہیں اور کوئی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں اس میں، اور پھر جب وہ ڈیڈ لائن آ جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ تعویلیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو نا وہ اس کی وجہ سے احتجاج شروع ہو جاتا ہے. پھر احتجاج کرنے کے بعد ادھر سے بھی بندے مار دیتے ہیں، اپنے بھی بندے مروا لیتے ہیں، اور یہ اموات ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. پھر پابندی لگا کے ایک تنظیم کو کالعدم کر کے، حالانکہ اس کو غلط اس کو کالعدم کیا، جو جس قانون میں جو انہوں نے کیا وہ ان کا اختیار نہیں ہے، یا اس طرح سے نہیں کر سکتے، سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. اس کالعدم قرار دینے کے بعد پھر ان سے مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر مذاکرات جو ہے نا اس میں ان کے سامنے جو ہے نا پھر گھٹنے بھی ٹیک دیتے ہیں، اور پھر ایک جو ہے نا وہ ایک عجیب سی قرارداد لا کے. یعنی آپ کی جماعت اس قرارداد کو سپورٹ نہیں کرے گی؟ یہ قرارداد اگر پیش کرنی ہے وہ ڈیفیکٹو ہے. آپ اگر کرنا ہے تو یہ شف نہ کریے، پوری بات کریے. یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ غلط بات کی جا رہی ہے، مناسب بات نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیے فرانس کے پریزیڈنٹ نے جو کیا، جو پہلے وہاں پہ ہوا، جس ادارے نے کیا وہ غلط کیا، پھر جو پریزیڈنٹ نے کیا وہ غلط کیا. تقریباً آلموسٹ 1 ارب انسانوں کے جذبات کو مجروح کیا اس بیوقوف شخص نے. وہ سین آدمی نہیں لگتا. اور جو کچھ اس نے کیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ انسین لگ رہے ہیں. اچھا، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت مطلب ایک عجیب سا جو ہے نا وہ آپ کہیے، کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا انسین، کہ ہم انسین لگ رہے ہیں، چونکہ ایک طرف سے ہم نے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کالعدم ہے، مگر ان کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر قرارداد پیش کی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں. آپ لوگ سب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، آپ لوگ اپنی پارٹیز کے اندر چلے جاتے ہیں. جو لگ رہا ہے عوام کو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس گروہ کے آگے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک دیکھیے اسٹیٹ کی جی دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسین تو کیا ہوگی، مجھے تو بنانا ریپبلک لگتی ہے. اب دیکھیے میں سینٹ میں ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب سینٹ میں ہیں، آپ صحافی ہیں، خرم شہزاد صاحب کا رتبہ وزیر کا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج کی تاریخ میں وہ تنظیم جو ہے وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمیں نہیں معلوم کہ جو پرانا معاہدہ کیا تھا وہ قائم ہے یا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے سفیر کو وہاں سے واپس بلانا ہے یا نہیں بلانا، جو معاہدے میں لکھا تھا، سائن کیا تھا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں کے سفیر کے خلاف کوئی قرارداد پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کچھ نہیں معلوم، اور ہم سے زیادہ کوئی کنیکٹڈ نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سب کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آج صبح جب شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا شیڈول 4 کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا. بعد میں جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے ابھی ایک میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھا تھا، جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ صرف ایم پی او جن کو پکڑا ہے پریونٹیو ان کو چھوڑ، کسی کو نہیں معلوم. اب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو اتنی اہم ہے. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو، لیکن یہ اسی وقت ختم ہوگا نا کہ اگر
मुआहदे हुकूमत ने किए हैं और आज की करारदाद में भी लिखा है कि ये हुकूमत को हक दिया जाए कि वो खारजा पॉलिसी के मामलात तय करे, ये हिस्सा है करारदाद का। अगर ऐसा है तो हुकूमत अपनी को पॉलिसी स्टेटमेंट तो लाए ना, हमें बताए कि हमने मुआहदा किया था, हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट आज ये है, हम सफीर को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, उस पर फिर डिबेट होगी। दो टोका बात तो करे राजा साहब। दूसरी आखिरी बात मैं माफी चाहता हूँ राजा साहब की, अगर इजाजत हो तो मैंने बड़ा वक्त ले लिया। देखें, कल वजीर आजम ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी पूरी कौम के सामने। उस पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने जो पोजीशन ली थी वो ये थी कि पूरी उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, एक सफीर को निकालने से कुछ नहीं होगा, उसे नहीं निकालना चाहिए। आज उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि आज करारदाद में तो कुछ नहीं है। हम किस चीज पे डिबेट करें ताकि कोई मौसर अंदाज से इस मामले को आगे बढ़ा सके। सवाल उठाए हैं राजा साहब, ये पूरी कौम ये सवाल उठा रही है, मगर इसका सही जवाब, सीधा जवाब कोई नहीं देता। और सवाल ये है कि आप कितने लोगों को छोड़ेंगे, क्या एमपीओ के तहत जितने भी लोग हैं उनको छोड़ेंगे या जो फोर्थ स्केड्यूल में है उनको छोड़ेंगे? दूसरा, हुकूमत का मौकफ क्या है, आप क्या चाहते हैं, वाज़े तौर पे बताइए। देखिए जी, जो इन्होंने बात की वो बात ये है कि एक कल वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया, उसमें एक चीज पूरी कौम के सामने रखेगी। और आज जो करारदाद पेश की गई, ये करारदाद टीएलपी के लोगों के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसके नतीजे में मनोवान उसी तरीके से ये असेंबली के अंदर पेश कर दी गई। अब देखें, हमने आगे बढ़ना है, हमने देखना है कि हम लोगों ने क्या करना है। तमाम सियासी पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं और जो बाहर हैं, सारे इस पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये 22 करोड़ अवाम का मुतालबा था, ये सिर्फ टीएलपी का मुतालबा नहीं था कि फ्रांसीसी सफीर या फ्रांस के अंदर जो बार बार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर वो हमला करते हैं, उसको किस तरीके से रोका जाए। तो आज अगर असेंबली के अंदर ये करारदाद आ गई है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसमें ये चीज भी शामिल है कि ये हक किसी भी जो भी गवर्नमेंट वक्त की हो उसके पास होना चाहिए कि उसने खारजा पॉलिसी को किस तरीके से। मगर राजा साहब, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, आपसे जवाब तलब है, वो ये है कि क्या हुकूमत समझती है कि फ्रांसीसी सफीर को बाहर निकालना चाहिए, मुल्क बदर करना चाहिए? देखें, कल आप अगर हमारा जुमे का सेशन देखें तो राजा परवेज अशरफ साहब ने भी वहां पे कहा, सब लोगों ने पहले कहा जी कि इसको पार्लियामेंट आना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। और आज जब पार्लियामेंट के अंदर आ गई, पेश हो गई, अब इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। और हम सब लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे दिलो जान से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर कुर्बान है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, ये मुल्क जो है यहाँ पे 99% तो मुसलमान है, मगर आप क्या चाहते हैं राजा साहब? हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सफीर को मुल्क बदर होना चाहिए, क्या हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि जितने भी पुलिस वाले हैं जिनकी नाकें कटी, काने कट गए, झुलस गए, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया, वो आज ये पूछ रहे हैं कि क्या जिन लोगों ने हमारे साथ ये किया उनको छोड़ दिया जाएगा? और जब आप उनको छोड़ेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरीके से आपके कानून को नाफिज करेंगे आइंदा? देखिए जी, जो बात है फवाद चौधरी साहब ने भी की कि 16 एमपीओ के तहत जो लोग बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा। और टीएलपी के जो साद रिजवी साहब हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं अपने केसेस को कोर्ट के अंदर फेस करूंगा। उसके अलावा जो आप बात कर रही हैं कि देखें, ये सिर्फ हुकूमत का फैसला नहीं है, ये हम सब लोगों को मिल के फैसला करना है। पार्लियामेंट के अंदर इस फैसले को होना चाहिए और करारदाद के अंदर ये लिखा हुआ है कि अब पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होनी चाहिए कि हमने फ्रांसीसी सफीर को बाहर निकालना है या नहीं। मेरी ये बात मैं इनके सामने, सब लोगों के सामने ये रखना चाहूंगा कि अब पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातें बैठी हैं और तमाम जमातों को मिल के इसके ऊपर बहस भी करनी चाहिए और इस मसले को हल करने के लिए हम सब लोगों मैं आपकी बात समझ गई। मुझे यहाँ पे वक्फा शामिल करना है राजा साहब, वक्फा शामिल करना है। आपने ये कहा है कि जो तमाम जमातें हैं वो बहस करेंगी, बहस के नतीजे में जो भी फैसला होगा वो आपको कबूल होगा। इस पे आगे मजीद बात बढ़ाएंगे मगर वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। कामरान साहब आपकी जानिब आऊंगी। राजा साहब ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि तमाम जमातों को नेशनल असेंबली के अंदर आना चाहिए, बहस होना चाहिए और उसके बाद कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। मगर मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आज अवाम ये पूछ रही है कि कोई भी ग्रोह या कोई भी पार्टी आके असला उठा ले, तमाम शहरों को बंद कर ले, पुलिस के ऊपर हमला बोल दे, एक पुलिस थाने के ऊपर धावा बोल दे, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो उनके मुतालबात हैं वो नेशनल असेंबली में डिस्कस भी होंगे और उनके ऊपर बहस भी होगी। किस किस्म का मैसेज आप भेज रहे हैं? हाँ, इस बात का जवाब देने से पहले एक और बात आपके सामने रखूंगा। राजा साहब ने इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दिया कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा। फर्ज कर लीजिए कि गवर्नमेंट का अगर स्टैंड ये है कि सफीर को बाहर निकालना चाहिए, तो वो फिर मेजॉरिटी में है इस वक्त नेशनल असेंबली में, फिर तो जो ये करारदाद आई है तो फिर कैरी हो जाएगी और आप इसमें फिर डिबेट किस चीज पे जा रहे हैं। सिर्फ एक ये क्लैरिफिकेशन देनी थी मुझे। अच्छा, दूसरी जो है ना वो ये देख लीजिए कि ये हम जो है जमीयत उलमा इस्लाम, हम ये इस बात को कभी सपोर्ट नहीं करते कि कानून को हाथ में लिया जाए और इस तरह से जो है ना वो मामलात को जो है तशद्दुद की तरफ लेके जाया जाए। हमारे आपने देखा होगा कि 1 दर्जन से ज्यादा आज़ादी मार्च थे, 14 थे और उस 14 में से आपने किसी एक में भी आप नहीं कह सकती कि कोई एक गमला भी टूटा था। तो हमने यहाँ के डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हमारा जो कुछ भी था कानून के दायरे में था, एहतजाज का हमें हक था। हमसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारे नुक्ता नजर से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हम आपके नुक्ता नजर से इख्तलाफ करते हैं, मगर इस सारी जदोजहद के नतीजे में हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा था। और इसके बावजूद जो है ना वो हमारे बारे में क्या जुबान इस्तेमाल की जाती है हुकूमती बेंचों से, हमारे बारे में क्या जो है ना वो किया जाता है, ये सब कुछ ये अदरवाइज रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो हम इन चीजों को, इस तशद्दुद को जमीयत उलमा इस्लाम कतई सपोर्ट नहीं करती, किसी तरफ से भी हो, रियासत की तरफ से हो या अगर तशद्दुद तो हुआ है ना कामरान साहब, और आप तो एक लॉ मेकर हैं, आप एक वकील हैं, तो आप तो समझते हैं कि जो लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं फिर उनको भुगतना भी पड़ता है, मगर इधर ऐसा नहीं लग रहा है। इधर लगता ये है कि हुकूमत उनसे ज्यादा जो है ना वो इस मामले में जो है वो ज्यादा इस चीज की वो थी और हुकूमती कुछ वजीर जो है वो जानबूझ के मामलात को इस नहज पे पहुंचाना चाहते थे। उसकी कुछ रीजंस हैं, इंटरनल रीजंस हैं इस पार्टी के अंदर, वो जानबूझ के मामले को यहाँ तक लाना चाहते थे ताकि जो है ना वो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो और इस तरह से इमरान खान साहब के लिए जो है ना वो मसाइल ज्यादा बढ़े। लेकिन वो कुछ इंटरनल जो रीशफलिंग थी, वो रीशफलिंग वुड बी रीशफलिंग या रीशफलिंग इस सारे के साथ ये सारी चीजें टैग थी और इस वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पिछले हफ्ते में इस तरह से रुसवा किया गया। लोगों यानी आप समझते हैं ये जो कैबिनेट की रीशफलिंग है उससे ये मुंसलिक था राजा साहब? उसमें कुछ लोगों के साथ ये मामला बड़ा अफसोस है सेनेटर साहब की इस बात से। मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि ये रीशफलिंग की वजह से हुआ है। देखें, एक चीज हुई, पाकिस्तान से बाहर हुई, हम मुसलमान हैं, हर मुसलमान का दिल दुखा और उस दिन जो मुल्क में हालात पैदा किए गए उसका वो जो बाकी हालात हैं वो अलग से बिल्कुल ऐसे कोई हालात पैदा नहीं किए गए। सैयद साहब देखें, बात ये है कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि देखें हम लोग सपोर्ट करते हैं। मैं आपको जाती तौर पे कहूं कि अगर आप ये कहते हैं, मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन छोड़ता हूं आपके पास कि आप लोग इस करारदाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, आप हमारे पास बेशक अक्सरियत है, हम हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें आप लोग कि कल या इस बहस के बाद आप इस करारदाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग वोट दे रहे हैं। देखिए, ये राजा साहब इनसे पूछ लेते हैं, मुसद्दिक साहब आपसे पूछते हैं, क्या आप इस करारदाद को सपोर्ट करेंगे? और आप पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, जब आज आप इस करारदाद को सपोर्ट करेंगे तो जो वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, खासतौर पे पुलिस, उनको क्या मैसेज जाएगा? किस करारदाद को? जो करारदाद पेश की गई है उसके 2 हिस्से हैं। उस करारदाद के पहले हिस्से में लिखा हुआ है कि खारजा पॉलिसी के तमाम मामलात रियासत तय करेगी, हुकूमत वक्त तय करेगी। ये करारदाद में लिखा हुआ है। हम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि वो मामलात जो तय करने का हक आपने अपने पास करारदाद में भी महफूज रखा है और आइन के तहत भी आपके पास है, आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन लेकर चल रहे हैं, आपकी क्या पोजीशन? सवाल तो यही है जो डिबेट होना। आज तो करारदाद में कोई पोजीशन ही नहीं है जिसपे हम कहें कि डिबेट होनी चाहिए, कर लें डिबेट। मगर डिबेट शुरू करने के लिए आप किसी भी जगह पे रेजोल्यूशंस पढ़ें तो उसमें लिखा होता है आई रिजॉल्व दैट
نمبر ون، حکومت جو سب سے طاقتور یہاں پہ پارٹی ہے حکومت، وہ تو اپنی بات، ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی، میں حقیقت میں راجہ صاحب کو اس پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں نہیں چاہتا، اور میں سمجھتا ہوں یہ انفیئر ہے کہ آپ راجہ صاحب سے یہ سوال پوچھیں. یہ سوال عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے. کل انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے امپلائی کیا کہ ہم نے سفیر کو نہیں نکالنا. ہم یہ پوچھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب ہمیں بتائیں، پارلیمان کے اندر بتائیں کہ آج ان کی پالیسی پوزیشن کیا وہی ہے. پھر ہم ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں، پھر ہماری پارٹی سوچتی ہیں. راجہ صاحب کو آپ کیوں ڈال رہی ہیں اس پوزیشن کے اوپر؟ نہیں، راجہ صاحب چونکہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نہیں، مگر ان کا تعلق خارجہ پالیسی سے نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کل ایک پالیسی لیا، اگر تو انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ آج ہماری پالیسی یہ ہے تو پھر ہمیں بتا دیں تاکہ پھر ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کر سکیں. کنکلوڈنگ ریمارکس کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے. دیکھیے، ہم انفیکٹ جو ہے نا ہم منافقت کرتے ہیں. یہ خارجہ پالیسی ویسے حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مصدق ملک صاحب کو بھی پتا ہے، راجہ صاحب کو بھی پتا ہے. یہ کن کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں. بعض اوقات ہم کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات نہیں کہہ سکتے. تو آپ کیا رہے ہیں؟ ایک چیز جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں، اور دوسری چیز جس پہ آپ کا پرائم منسٹر کل ایک دوسری سٹیٹمنٹ دے گیا، آپ اس کو جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ ممبر جو شیر افغان صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کرتے ہیں. آپ کہیے کہ گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے، دوسرے حصے کو، پہلے حصے کو بھی اگر اون کر لے اور وہ کہے کہ واقعی جو ہے خارجہ پالیسی ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے ان کے لیے، مگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے غریبوں کے. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، راجہ صاحب، مصدق ملک صاحب. ناظرین، منیز جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.